हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय भारत एंड वेलकम टू द सुपर 3000 एमसीक्यू सीरीज, जहां पर आज हम ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, मे बी कि जिस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे टाइप के क्वेश्चंस अब तक हमने कवर करने की तो ट्राई की है, लेकिन फिर भी हमें लग रहा था कि नहीं यार ये क्वेश्चन जो है वो आना चाहिए था। तो बाद में हम ऐसे क्वेश्चन जो है सेट से है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से है, बाइनोमियल थ्योरम से है, सीरीज एंड प्रोग्रेशन से है, वहाँ से थोड़े यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, ताकि अगर उनके जैसे भी क्वेश्चन अगर आप कहीं पर देखें तो आपको समझ में आए कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन तो हमने प्रैक्टिस किया था, उस तरह से ये कर सकते हैं। ओके, सो कभी कभी ना क्वेश्चन देख के हमें डाउट होता है कि क्या ये जेई का क्वेश्चन है, मेन का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ भाई ये मेन के क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो भी आपसे हो जाएंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, इन अ क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 140। तो क्लास में 140 बच्चे, सबको 1 से लेकर नंबर दे दिए गए हैं। ऑल इवन नंबर स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स कोर्स। देखो अपना जो सैंपल स्पेस है, 1 मिनट, यस 1 मिनट, यहाँ पर अपना जो सैंपल स्पेस है, ठीक है, उसमें 140 बच्चे होंगे। उसमें से मैथ्स लेने वाले बच्चे कौन से हैं? जिनका नंबर इवन नंबर है, यानी कि वो आएंगे टोटल 140/2, दैट इज 70। गेटिंग इट? ओके, उसके बाद देखो आगे क्या है, दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 3। उन्होंने क्या लिया है? फिजिक्स लिया है। देखो नंबर ऑफ पी, यानी कि 140 में से जो भी 3 नंबर से डिविजिबल होंगे, जिनका भी रैंक 3 से डिविजिबल होगा, लाइक 3, 6, 9, 12, 15, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो सारे बच्चे जो है वो फिजिक्स लेने वाले हैं। लेकिन हम इस तरह से उसको काउंट नहीं कर सकते ना, डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर होगा क्या भाई, देखो फिजिक्स के कोर्स में क्या क्या आएगा, 3, 6, 3, 6, 9 अप टू देखो 140 जो है, ठीक है, वो क्या 3 से डिविजिबल है? तो देखो सम करो 140 का डिजिट्स का, तो वो हो जाएगा 5। तो 5 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 143 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि 139 के ऊपर अगर हम चले तो 139 क्या 3 से डिविजिबल होगा? तो सम करो वहां पर, तो 134, 4 + 9 13, वो भी नहीं होगा। यानी कि 138 जो रैंक है वो हमारा लास्ट रैंक होगा। ओके, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पी के लिए 138/3 करना पड़ेगा। तो 138/3 कर लो, कितना आएगा, 3, 4, 12, 1, 6, 1, 8, मतलब कि 46 आएगा यहाँ पर। ओके, 46 × 3 ये यहाँ पर आएगा फिजिक्स में। ऑलराइट, इसकी अब जरूरत नहीं। लेटर ऑन जिसका नंबर 5 से डिविजिबल है उन्होंने केमिस्ट्री सिलेक्ट किया है। चलिए, तो केमिस्ट्री में देखो क्या क्या आएंगे, 5 से डिविजिबल वाले सारे नंबर्स आएंगे। तो उसमें तो 140 आ जाएगा। तो सिंपल है, 140 से डिवाइड बाय 5 कर दो, तो 140/5 कर दो, तो कितना आएगा आपके पास, 5 to 10, और ये कितना बचा हमारे पास, 40 हो गए, 28 आएगा यहाँ पर। 3 आ गए। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दिस 3 कोर्सेज। 140 में से ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने इसमें से कोई भी कोर्स सिलेक्ट नहीं किया है? तो बहुत सिंपल है भाई, ये 3 तो मिल गए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 2 से भी डिविजिबल हो गए, 3 से भी डिविजिबल हो गए। कुछ नंबर ऐसे भी हो गए जो 2 से भी डिविजिबल हो गए, 5 से भी डिविजिबल हो गए। कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 3 से और 5 से दोनों से डिविजिबल हो, यानी कि वो क्या आएंगे, इंटरसेक्शन में आएंगे। कुछ नंबर तो ऐसे होंगे जो 2, 3 और 5 तीनों के तीनों नंबर से डिविजिबल होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो वो सब इंटरसेक्शन जो है वो भी हमें मिलेगा यहाँ पर। तो देखो अगर हम मैथ्स और फिजिक्स के इंटरसेक्शन की बात करें, मैथ्स और फिजिक्स के इंटरसेक्शन की, तो हमें ऐसे नंबर्स लेने पड़ेंगे जो 2 से और 3 से, यानी कि दोनों के एलसीएम से डिविजिबल हो। अब दोनों का एलसीएम एक्चुअली होता है 6, तो 6 से डिविजिबल नंबर, यानी 6, 12,
ठीक है, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओ। फिर यहाँ पर क्या आएगा 18 दिस वे। लास्ट नंबर अगर हम देखें तो देखो 140 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, हमें पता है। 138 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि लास्ट नंबर यहाँ पर आएगा 138। तो नंबर ऑफ मेंबर के लिए आप क्या कर लो, 138 से डिवाइड बाई 6 कर दो, तो कितना आएगा यहाँ पर 6 2 12, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 6 3 18, यानी कि 23 आएगा टोटल, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर फाइंड करना जरूरी है। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स का मान लो इंटरसेक्शन लेना है, तो देखो उस सेट में क्या क्या आएंगे, केमिस्ट्री के होंगे डिविजिबल बाय 5 और फिजिक्स के होंगे डिविजिबल बाय 3। तो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल, यानी 15 से डिविजिबल होंगे 15, ठीक है, 30, इस तरह से लास्ट में आएगा 135 ना, ठीक है। तो 135 डिविजिबल बाय आप कर लो 15, तो कितना आएगा 9 आंसर आएगा आपका। ओके, और मैथ्स एंड केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन करो तो देखो मैथ्स में 2 से डिविजिबल, केमिस्ट्री में 5 से डिविजिबल, यानी कि दोनों का एलसीएम होगा 10। 10 से डिविजिबल करो तो 10 से शुरू लेकर 140 तक, यानी कि 14 नंबर आएंगे। और तीनों के तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। तो 2 3 और 5 से डिविजिबल, यानी कि कितने से डिविजिबल होगा, 2 3 6, 6 इंटू 5 30 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या आएंगे उसमें 30 60, फिर आएगा 90 120, उसके बाद कुछ नहीं आएगा ना। तो तीनों के तीनों का इंटरसेक्शन है, वहां पर कितने आएंगे, 4 नंबर आएंगे, यानी कि 4 मेंबर रहेंगे जिन्होंने तीनों सिलेक्ट किया हो। अब हमें फाइंड क्या करना है, जिसने मैथ्स भी नहीं लिया है, फिजिक्स भी नहीं लिया है और केमिस्ट्री भी नहीं लिया है, यानी कि हमें अल्टीमेटली तो M यूनियन P यूनियन C का होल डैश निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ U में से ये सारा जो है M यूनियन P यूनियन C वो सब्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, ऑलराइट। देखो नंबर ऑफ U आने की 140, इसका फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ M प्लस P प्लस C माइनस दोनों का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, ऐसे करते जाना है। तो पहले चलो सिंगल वाला एडिशन कर दो, 70 46 और 28, माइनस डबल वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, 23 9 एंड 14, और ट्रिपल वाला ऐड करो। चलो कितना आ रहा है, पहले यहाँ पर सम सॉल्व कर लेते हैं। ऑलराइट, चलिए पहले सम इनका सॉल्व करें तो कितना आएगा, 4 6 4 10, 10 प्लस 8 18, ऊपर गया 1 3 4 7 7 1 1 और 7 7 14 148, माइनस यहाँ पर कितना आ रहा है, 9 और 7 मतलब कि 16 1, यानी कि यहाँ पर आएगा 4 46। तो ये कितना आएगा 1 मतलब सॉरी ये 102 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 140 माइनस 102, यानी कि 38 शुड बी द आंसर हियर, ऑलराइट। तो है ऑप्शन, यस ऑप्शन डी हियर 38 इज द राइट आंसर। टोटल 38 बच्चे हैं जिन्होंने तीनों में से एक भी कोर्स सिलेक्ट नहीं किया है। समझ में आ रहा है? ओके, बस यहाँ पर मैंने ये वाला फॉर्मूला तो जनरली सबको पता होता है, तो वो यहाँ पर ले लिखा है। ओके, तो आइडिया आ रहा है ना कि इस तरह के क्वेश्चन भी अगर आप लकी है तो आपके बैच में आ सकते हैं। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर रहना है, ताकि भले इसमें थोड़ा हमें आधा मिनट ज़्यादा लगे, क्योंकि सारी कैलकुलेशन करनी होती है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना पड़ रहा है, लेकिन एटलीस्ट हमारा कंफर्मेशन होना चाहिए, यस दिस इज द राइट आंसर एंड दिस वन इज आई कैन डू इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो, इफ 5 5r and 5r square are the length of the side of the triangle, then r cannot be equal to। अगर ये तीन जो है r के टर्म्स में ट्राइंगल की साइड्स रिप्रेजेंट करती है,
तो आर की वैल्यू क्या नहीं हो सकती उसके बारे में पता लगाना है। देखो सबसे पहले तो ए है मान लो 5, बी है मान लो 5r और सी है 5r²। नाउ r कैन नॉट बी 0, वो तो हमें पता है कि, और 0 यहाँ पर ऑप्शन में भी नहीं है, तो वो मतलब वो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो रहा। ऑलराइट, लेट्स से r का वैल्यू जो है मान लो अगर 1 है, इफ r जो है वो 1 है तो a b और c तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे। देख लो आप 5 के, ठीक है, मतलब r का वैल्यू 1 पॉसिबल है। उस केस में हमारा ट्रायंगल जो बन रहा है वो इक्विलेटरल बन रहा है, ठीक है, हाँ या ना। अब मान ले कि r का वैल्यू जो है अब r का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में अगर बन रहा है, मान लेते हैं तो 1, ठीक है, 1 हमारा एक पॉइंट है, वहां पर ट्रायंगल इक्विलेटरल आ रहा है, तो 0 से 1 में भी r हो सकता है, r जो है वो 1 से ग्रेटर भी हो सकता है। तो अगर वो 0 से 1 में है तो उसको क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। देखो ये जनरल क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, ये सेट से वैसे भी नहीं बोल सकते, क्वाड्रेटिक से भी नहीं बोल सकते, ऐसा देखा जाए तो क्वाड्रेटिक से बोल सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज से। ओके, अब देखो क्या बोल रहे हैं अपन कि अगर r का वैल्यू 0 से 1 में है तो हम ये तो जानते हैं ट्राइंगल में कि किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होना जरूरी है। तो अगर r लेस देन 1 है अगर, तो हमारे पास देखो ये कंडीशन एक बनेगी कि 5r + 5 ग्रेटर देन 5r²। ये ऑलवेज होगा किसी भी r की वैल्यू के लिए। देखो आप r अगर आप 0.5 ले लो 0 से 1 के बीच में, तो 5 + 5r ना, ये 5r² से तो ग्रेटर ही रहेगा, तो ये कंडीशन तो ऑलवेज सेटिस्फाई होगी ही। लेकिन दूसरी एक और कंडीशन हमें क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए कि 5r + 5r² जो है वो 5 से ग्रेटर होना जरूरी है, क्योंकि ये भी पॉइंट में आएगा, ये भी पॉइंट में आएगा, इनका सम अगर 5 से ग्रेटर होगा, ऐसी r की अगर वैल्यू मिले तो हमारा काम बनेगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द r बिटवीन 0 to 1। ये तो अपने आप हो ही जाएगा r के किसी भी वैल्यू के लिए, लेकिन ये हर बार नहीं होगा, पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए होगा, तो ये जरूरी है। तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। चलो तो देखो 5 5 5 तो कैंसल, इनइक्वालिटी क्या आ गया, r² + r - 1 ग्रेटर देन 0 आ गया। इसके अगर r के रूट आप देख लो तो r के रूट क्या आएंगे, देखो -b प्लस और माइनस अंडर रूट में b² - 4 ऐसे करेंगे तो 1 -+ आएगा बाई 2, यानी कि ये आएगा इस तरह से, दो रूट इसके ये आएंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन हम क्या लिख सकते हैं, r - -1 + √5/2 एंड r - -1 - अंडर रूट 5/2, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा, ये वाली इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करनी है। चलिए समझना। अब देखो अगर यहां पर हम ले ले 0, यहां पर हम ले ले 1, समझना, तो ये क्वांटिटी r की ये जो वैल्यू है ये तो लेस देन 0 ही होगी ऑब्वियसली। तो इसको मैं बोल दूं, इसको बोल दो अल्फा, इसको बोल दो मैं टेम्पररी बीटा। तो बीटा कहाँ होगा, 0 की लेफ्ट साइड पर होगा, समवेयर हियर, मे बी, डजंट मैटर। इसके बारे में देखो तो √5 - 1 करो, √5 जो है वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ या ना। वेल 2 पॉइंट समथिंग में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और अगर 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू जो है उसके डिवाइड बाई 2 करे तो वो 0 से 1 में लाई करेगा, हाँ या ना। तो मतलब मेरा अल्फा रूट जो है वो 0 से 1 में लाई कर रहा है, समवेयर हियर, डजंट मैटर कहां पर है एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारा अल्फा और बीटा दो क्रिटिकल पॉइंट है, यहां पर आएगा प्लस माइनस और प्लस, तो प्लस वाला पोर्शन ले लो, एक ये वाला पोर्शन आएगा और दूसरा ये वाला पोर्शन आएगा, लेकिन r का वैल्यू लेस देन 0 नहीं चलेगा ना, तो ओनली ये वाला पोर्शन ही हमारा आंसर आएगा। यानी कि r जो लाई करेगा वो कहां पर लाई करेगा, तो ये जो अल्फा वाला रूट है, ठीक है, अंडर रूट 5 - 1/2, वहां से लेकर आगे तक 1 तक वो लाई करेगा, क्योंकि 1 उसका लिमिट है ना, ठीक है। तो कहां पर लाई करेगा,
यहां से लेकर 1 तक लाई करेगा। ये समझ में आया? ओके, चलिए, एक तो आर की ऐसी वैल्यू पॉसिबल है। ऑलराइट, अब उसमें देख लो कि इसमें से कोई वैल्यू एक्सक्लूड हो रही है क्या। वैसे में देखा जाए तो इस तरह से नहीं करेंगे, आधा बाकी है तो उसको भी करेंगे। अब देखो, जैसे आर का वैल्यू बिटवीन 0 to 1 लिया, हम आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी तो सोच सकते हैं। ठीक है, तो इफ आर इज ग्रेटर देन 1, साइड्स देखो क्या है हमारी 5r 5 एंड 5r स्क्वायर है। तो देखो r अगर ग्रेटर देन 1 है तो 5r स्क्वायर प्लस 5 तो ग्रेटर देन 5r हो ही जाएगा। आप r की किसी भी 1 से ग्रेटर वैल्यू ले लो, ये ऑलवेज सेटिस्फाई होगा ही। लेकिन जो दूसरी कंडीशन यहां पर बनेगी 5 प्लस 5r ग्रेटर देन 5r स्क्वायर, उसके लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि r की हर एक वैल्यू के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा ग्रेटर देन 1 में। समझ में आ रहा है? तो इस कंडीशन को मस्ट भी सेटिस्फाई हमें करना पड़ेगा। ये तो ऑलवेज होगा ही होगा, इसके ऊपर फोकस करते हैं। चलिए, तो 5r स्क्वायर माइनस 5r एंड माइनस 5 लेस देन 0 आएगा। 5 5 5 कैंसल, r स्क्वायर माइनस r माइनस 1 लेस देन 0। वेल, इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? r माइनस 1 प्लस रूट 5/2 एंड r माइनस 1 माइनस अंडर रूट 5/2 ऐसा आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब कर सकते हैं। अब इसको मान लो आप गामा, इसको बोल दो आप गामा, इसको बोल दो डेल्टा। चलिए, यहां पर होगा 1। अब देखो 1 प्लस रूट 5/2, तो रूट 5 प्लस 1 करो तो वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 पॉइंट समथिंग है, उसका डिवाइड बाई 2 करो तो ग्रेटर देन 1 रहेगा ही। मतलब यहां पर गामा लाई कर रहा होगा। अब यहां पर 1 माइनस रूट 5/2 अगर आप देखो तो 1 माइनस रूट 5/2 जो है वो तो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग करेंगे तो वो नेगेटिव बाई 2 आएगा। नेगेटिव नंबर बाई 2, नेगेटिव नंबर बाई 2 यानी कि लेस देन 0 ही रहेगा। तो आपका जो डेल्टा है एक्चुअली तो यहां पर कहीं पर लाई कर रहा होगा। हमें जो आंसर चाहिए एक्चुअली वो कैसा आंसर चाहिए? ठीक है, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस लेस देन 0 यानी माइनस वाला आंसर आएगा। लेकिन माइनस वाला आंसर ग्रेटर देन कैसा रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए, यानी कि 1 से गामा की ओर जाएगी। तो r कहाँ लाई करेगा उसके केस में? r विल बिलोंग टू 1 से लेकर गामा यानी कि 1 प्लस रूट 5/2। तो अब इस वाले रिजल्ट को और ये वाला जो रिजल्ट है दोनों को अगर मैं मर्ज कर लूं तो एक्चुअली r कहाँ बिलोंग कर रहा है? एक मिनट, मैं भूल गया शायद। हाँ, रूट 5 माइनस 1/2 अंडर रूट 5 माइनस 1/2 से लेकर अंडर रूट 5 प्लस 1/2, जिसमें 1 भी इंक्लूड हो चुका है। r यहां पर लाई कर रहा है। ठीक है, अब इनमें से कौन सी वैल्यू इस रीजन में नहीं आएगी वो पता लगाना है। देखो, ये रूट 3/2 यानी 1.5 है, तो क्या 1.5 इसमें आएगी? देखो, इसका अप्रोक्सीमेशन कर लो। ये रूट 5 माइनस 1 यानी कि रूट 5 का अप्रोक्स वैल्यू होता है 2.23 समथिंग। तो 2.23 माइनस 1 अगर आप करोगे तो 1.23, 1.23 डिवाइड बाई 2 कर लो तो 0.65 समथिंग आएगा या 0.63 समथिंग आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ पर 2.23 प्लस 1 यानी कि 3.23, 3.23 डिवाइड बाई 2 करो तो 1.6 समथिंग आएगा। ठीक है, समथिंग इस तरह से आएगा। अब देखो इसका वैल्यू क्या है यहाँ पर? ये है 1.5, ये है 0.75, ये 5/4 यानी कि 1.2 समथिंग आएगा नहीं यहाँ पर। ओके, और ये 7/4 यानी कि ये कितना आएगा? 7/4 यहाँ पर अगर आप देख लो तो 714 414 ठीक है 30, तो 1.7, ये 1.7 के अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है। चलिए, 1.7 अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है, तो 1.7 जो है वो इससे ग्रेटर चला जा रहा है।
इससे बाहर जा रहा है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो लास्ट वैल्यू है ये वाला, ये हमारे रिक्वायर्ड रीजन में लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारे रिक्वायर्ड रीजन में लाई नहीं कर रहा है। सो दिस इज हाउ द आंसर इज डी हियर, कि आर की वैल्यू 7/4 पॉसिबल नहीं है। ओके, क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं बोलूँ ना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा एक लेवल का क्वेश्चन है, जो सही में आपका जो एक्चुअल जो टेस्ट है वो आपका करेगा और बाकी बच्चों से आपको अलग करेगा। ओके, सो ये सा क्वेश्चन जो है, इसको मे भी आप भले पहली बार में सॉल्व ना करो, दूसरी बार जब आप पेपर में आगे बढ़ रहे हो तब उसको सॉल्व करो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में अच्छा वाला ऐसा सिंपल सा लॉजिक लगाने के बाद ये जो अच्छा वाला लॉजिक है वो नहीं भूलना है। ऑलराइट, ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा काफी टाइम ले चुका है, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। क्या बोल रहे हैं, लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर है और पहले सेट में है 2 पावर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1। x की ऐसी वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करो, तो देखो ऑब्वियस चीज है, अगर 2 पावर समथिंग इक्वल टू 1 है तो इसको मैं 2 पावर 0 बोल दूं, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। सो यहाँ पर पावर में जो भी चीज है x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका फैक्टराइजेशन करो तो वो आएगा x माइनस 2 और x प्लस 3, सॉरी x माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी सेट A में, प्लस 2 माइनस 2 एंड 3 आएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बी सेट देख लो क्या है उसमें, ऐसी सारी इंटीजर वैल्यूज जिसके लिए -3 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन 9 आएगा। तो इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व कर लो आप सब ठीक से। क्या आएगा यहाँ पर, +1 करने पर -2 लेस देन 2x लेस देन 10 और डिवाइड बाई 2 करने पर यहाँ पर आएगा -1 लेस देन 5। -1 से 5 के बीच के इंटीजर क्या आएंगे, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, सेट ए और बी मिल चुके हैं। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट। नंबर ऑफ सबसेट के बारे में बात करनी है, ऑफ सेट ए क्रॉस बी। ओके, ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है। ए क्रॉस बी में क्या आएंगे, ए क्रॉस बी में आएंगे a इंटू बी, यानी कि नंबर ऑफ ए है हमारा 3 और नंबर ऑफ बी जो है वो कितना है हमारा 5। तो a क्रॉस बी में आएंगे 5 3 15। तो सबसेट्स कितने होंगे इसके, 2 पावर 15। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब कि C इज द राइट आंसर हियर। ओके, चलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं देने की जरूरत है, नंबर 4 में चलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक यहाँ पर ये मुझे प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, ये आना चाहिए 2 पावर x यहाँ पर। ऑलराइट, तो नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो क्वेश्चन है। अब इसमें देखो x की वैल्यू, ये जो टर्म है ये मॉड्यूलस में, ये तो नॉर्मल टर्म है, तो मॉड्यूलस में जो टर्म है वहां पर हम अगर ध्यान से देखें तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये टर्म पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा। x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 ले ले, ठीक है, या फिर इक्वल टू 0 ले ले, तो ये टर्म जो है, ये वाला टर्म वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, चलिए तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो वहां पर क्या होगा, देखो जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तब यहां पर 2 पावर x माइनस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 पावर 2x माइनस 2 इंटू 2 पावर x, ऐसा आएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट को ओपन कर दो तो आपका पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, देखो 2 पावर 2x माइनस 2 और माइनस 1 है कि 3 टाइम्स 2 पावर x, और ये आएगा 4, सामने जाएगा तो माइनस। ठीक है, तो यहां पर प्रॉपर फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 पावर 2x माइनस 4 टाइम्स 2 पावर x प्लस
1 टाइम 2 पावर x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2 पावर x कॉमन निकालने पर 2 पावर x माइनस 4 और प्लस 1 कॉमन निकालने पर 2 पावर x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आइदर 2 पावर x जो है उसका वैल्यू आएगा -1 और 2 पावर x का वैल्यू आएगा 4। वेल 2 पावर x का वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, सो दिस इज इम्पॉसिबल। यहां पर अगर 2 पावर x इक्वल टू 4 है तो x का वैल्यू आएगा 2। ओके, तो इसका एक रूट क्या हुआ, 2 हुआ, रियल रूट पहला वाला हुआ 2। अब अगर x का वैल्यू जो है इफ x इज लेस देन 0, तो अगर ये लेस देन 0 है उस केस में क्या होगा, देखो अगर x का वैल्यू -1 है मान लो, तो ये 2 पावर -1 यानी 1/2 आएगा। तो ये 1/2 -1 नेगेटिव जनरेट कर रहा है, यानी कि उस केस में अगर x लेस देन 0 है तो ये मॉड्यूलस वाला टर्म भी लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि 5 माइनस 2 पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2 पावर 2x माइनस 2 इंटू 2 पावर x, इस तरह से आएंगे। ओके, इसको ओपन करो ब्रैकेट में यहाँ पर, तो ये तो माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। क्या बनेगा, 2 पावर 2x माइन इनका और इसका डिफरेंस ले लो तो बात सिर्फ आएगा 2 पावर x और यहाँ पर आएगा 6, सामने की साइड जाएगा तो -6। फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा होगा कि 3 टाइम्स 2 पावर x प्लस 2 टाइम्स 2 पावर x -6। कॉमन ले लेंगे 2 पावर x, तो यहाँ पर आएगा 2 पावर x -3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 2 पावर x -3 इक्वल टू 0। 2 पावर x का वैल्यू इधर आएगा 3 और 2 पावर x का वैल्यू आएगा नेगेटिव। वेल x की कोई भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये वाला कभी नेगेटिव जनरेट नहीं कर सकता, सो दिस इज इम्पॉसिबल। और 2 पावर x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 है, यानी कि x का वैल्यू क्या हुआ, ग्रेटर देन 1 हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, 2 पावर x जो है वो 1 में कुछ आंसर या फिर पॉइंट में कोई आंसर जनरेट नहीं कर रहा है, 0 से 1 में कोई आंसर जनरेट नहीं कर रहा है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, सो हम बोल सकते हैं कि वो लेस देन 0 तो कभी नहीं होगा। सो यहाँ पर ये भी क्या आएगा, नॉट पॉसिबल आएगा। तो इन दोनों में से किसी में भी आंसर नहीं मिल रहा है, यानी कि x के रियल सॉल्यूशन कितने हुए, बस एक ही रियल सॉल्यूशन हुआ, तो नंबर ऑफ रियल रूट हुआ ओनली 1। ओके, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 भी था और 2 भी था, मतलब सेटिस्फाई कर रहा था। यहाँ पर लेस देन 0, लेकिन इसके लिए ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो दैट इज इम्पॉसिबल हियर। ओके, चलिए नंबर 5 में चलते हैं। क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा निकालनी है जिसकी वजह से रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो रेशनल हो। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट अगर रेशनल हमें चाहिए, देखो रूट्स हम क्या लिखते हैं, x इक्वल टू रूट अगर हम लिखे तो क्या लिखते हैं, -b प्लस और माइनस अंडर रूट में डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाई ट्वाइस से लिखते हैं। अगर ये जो टर्म है ये हमारा रेशनल टर्म है तो फाइनल आंसर रेशनल आएगा, और अगर ये इरेशनल टर्म है तो फाइनल आंसर हमारा इरेशनल आएगा। ओके, सो इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट्स वैल्यू। अब अगर रेशनल रूट चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, और उसको रेशनल बनाने के लिए जो डेल्टा का वैल्यू आ रहा है b² - 4ac वो कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी उसका स्क्वायर रूट निकलेगा। सो इन ऑर्डर टू गेट रेशनल रूट्स, ओके, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। ओके, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। ओके, चलो तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आता है, यहां पर देख लो, b² - 4ac यानी कि 24 अल्फा, ये कुछ ना कुछ परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। ओके, अब देखो इसके लिए अल्फा का वैल्यू निकालते हैं, ट्रायल देते हैं। देखो यहां पर जो भी नंबर्स है
उनमें ही ट्रायल देते थे। यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज है, ठीक है। तो देखो अगर अल्फा का वैल्यू जो है वो अगर 0 ले ले, पर पॉजिटिव इंटीग्रल है तो 0 नहीं चलेगा, ओके। तो 1 से स्टार्ट कर दे। अगर अल्फा का वैल्यू 1 है तो ये क्या आएगा 121 माइनस 24 यानी कि 97। ये इंटीग्रल परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगा, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ओके। अल्फा का वैल्यू अगर 2 ले ले तो 121 माइनस 48, 128 1 में से अगर 48 सब्ट्रैक्ट कर ले तो कितना आएगा, 121 में से 20 अगर ले ले 21 तो बचेगा 100, 100 में से 27 निकाल दे 73 आएगा यहाँ पर, है ना, ओके। 70 नहीं, एक मिनट कैलकुलेशन इसका परफेक्ट कर लेते हैं। 121 में से 21 निकाल दो दोनों में से तो 100 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 27, तो 73 आएगा, ओके। सो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर अल्फा का वैल्यू 3 ले ले तो 121 माइनस 24 × 3 72, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा देख लेते हैं। 28 + 21 यानी कि 49 आ रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये पॉसिबल वैल्यू है अल्फा का। फिर अल्फा अगर 4 ले ले तो 121, ओके, यहां पर आएगा 96, उनका डिफरेंस कितना आएगा 25, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अल्फा का वैल्यू अगर 5 ले ले तो 121 माइनस 120 यानी कि 1, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 5 नहीं ले सकते क्योंकि वो हमें रियल वैल्यू नहीं देगा। सो अल्फा का वैल्यू 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है और 5 पॉसिबल है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू कितनी हुई, 3 हुई। सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर। 3 वैल्यूज ऐसी है जो हमें परफेक्ट स्क्वायर दे रही है डिस्क्रिमिनेंट, तो उसके लिए हमें जो रूट्स है वो कैसे मिलेंगे, रेशनल मिलेंगे। गॉट इट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन c minus 5 into x square minus 2cx plus c minus 4 equal to 0. c is not 5 obviously. Let s be the set of integral values of c for which one root of the equation lies in the interval 2 3 and I guess यहां पर जो है क्वेश्चन मुझे मिसिंग लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो है एक्चुअल क्वेश्चन आई गेस मैं एक बार देख लेता हूं क्योंकि जो यहाँ पर टाइपिंग हुआ है उसमें कुछ मुझे मिस्टेक लग रही है। एक मिनट। वेल यस देयर इज एक्चुअल मिस्टेक। ऐसा लिखा गया है कि एक रूट जो है वो 0 से 2 में लाई करता है। मान लेते हैं अल्फा एक रूट है तो वो 0 से 2 में लाई करता है और बीटा जो रूट है वो 2 से 3 में लाई करता है। तो हमें इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ सी जो है यानी कि सेट एस जो है उसमें कितने एलिमेंट्स है वो पता लगाना है। अब देखो यहां पर होगा क्या, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। दोनों केस यहां पर हमें मिल सकते हैं, हाँ या ना। ओके, तो अगर ये पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता होगा और अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता होगा। अब यहां पर होना क्या है देख लो एक बार समझना। ये वाला आपका अल्फा है, ये वाला आपका बीटा है, यहां पर ये वाला आपका अल्फा है, ये वाला आपका बीटा है। इसके केस में c जो होगा वो ग्रेटर देन 5 होगा, इसके केस में c होगा लेस देन 5। दोनों केस तो पॉसिबल है। अब यहां पर क्या होगा देखो, अल्फा 0 से 2 में लाई करना चाहिए और बीटा 2 से लेकर 3 में लाई करना चाहिए। सिमिलर वे अल्फा जो है वो 0 से 2 में लाई करेगा और बीटा जो है वो 2 से लेकर 3 में लाई करेगा। तो होगा क्या देखो, लोकेशन ऑफ रूट्स अगर हमें पता है तो उसमें हमें क्या देखना पड़ता है। देखो अगर अल्फा 0 से 2 में लाई करते हैं तो देखो एफ ऑफ 0 पॉजिटिव आ रहा है और एफ ऑफ 2 जो है वो नेगेटिव आ रहा है। ये हमारे एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, ऑलराइट। और यहां पर आप देखो तो एफ ऑफ 3 जो है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है।
अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो भी नेगेटिव आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो भी नेगेटिव आएगा। सिमिलर वे यहां पर अभी आप देखो f(0) नेगेटिव, f(2) पॉजिटिव, f(3) फिर से नेगेटिव आ रहा है। सो यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट करो या फिर यहां पर प्रोडक्ट करो, दोनों के केस में नेगेटिव आ रहा है और इनके केस में भी वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है। तो अल्टीमेटली हमें ये कंडीशन सॉल्व करनी है कि f(0) इंटू f(2) लेस देन 0 होना चाहिए और f(2) इंटू f(3) जो है वो भी लेस देन 0 होना चाहिए। उसमें c की जो वैल्यूज है वो हमें पता लगानी है। चलिए f(0) क्या है पहले वो देख लेते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, यहाँ पर लिख देते हैं f(0) क्या है हमारा, x का वैल्यू 0, तो f(0) है हमारा c-4। ऑलराइट, f(2) क्या होगा, x का वैल्यू 2 लगा लो तो यहाँ पर आएगा c-5 इंटू 4 माइनस 4c और यहाँ पर आएगा c-4, तो प्लस और माइनस 4c तो चला जाएगा, क्या बचेगा, क्या यहाँ पर सिर्फ बचेगा c-4 माइनस 20। ओके, तो c-4 माइनस 20 यानी कि c-24 आएगा, ये वैल्यू क्या आएगा, c-24 आएगा। और तीसरा हमें चाहिए f(3), f(3) यहां पर लिख लो तो क्या आएगा, 9c माइनस 9, 45, फिर आएगा यहाँ पर 6c प्लस c-4, तो ये कितना आ रहा है, 9 में से 6 जाए तो 3 + 1 4c और यहाँ पर 45 4 यानी 49, 4c माइनस 49। ओके, चलो इनको सॉल्व करते हैं। पहले इनका प्रोडक्ट लेस देन 0, f(0) f(2) लेस देन 0, c-4 और c-24 लेस देन 0 आना चाहिए, वही है ना। चलिए यस, वो तो सही है। यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 24 प्लस माइनस प्लस, c विल लाई बिटवीन 4 से लेकर 24। ऑलराइट, और दूसरा f(2) इंटू f(3) जो है वो भी लेस देन 0 होना चाहिए, तो c-24 और यहां पर क्या आ रहा था, f(3) में 4c-49, 4c-49 वो भी लेस देन 0। तो देखो 49/4 और यहां पर आएगा 24 प्लस माइनस प्लस, तो इसके केस में c कहां पर लाई करेगा, 49/4 से लेकर 24 तक। चलिए इनका दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो देखो 4, अब ये 49/4 एक्चुअली कितना होगा, देखो 49/4 कर लो तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 12 पॉइंट जो है वो 2 के समथिंग ये आएगा और ये आएगा 4, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन कहां पर लगेगा, दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो लगेगा 49/4 से लेकर 24 तक। तो C फाइनली यहां पर बिलोंग कर रहा है। इसमें सारी इंटीग्रल वैल्यूज तो देखो वो आएगी 13, 14, 15 अप टू 24 तक, सॉरी 23 तक आएंगे। तो 13 से लेकर 23 तक कितने एलिमेंट्स होंगे, एस में टोटल 11 एलिमेंट्स होंगे। ये आपका सेट होगा और इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल 11 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब C का वैल्यू आइदर ग्रेटर देन 5 होगा और लेस देन 5 होगा, तो यहाँ पर ग्रेटर देन, सॉरी ये वाला जो है ग्रेटर देन 5 यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन 5 में तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था। समझ रहे, सारे जो सेट है वो पॉजिटिव साइड पर ही है, नेगेटिव साइड पर कोई सेट आने वाला नहीं है। ओके, सो एस में कितने मेंबर्स आएंगे, 11 मेंबर्स आएंगे, गॉट इट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इज इफ lambda is the ratio of the roots of the quadratic expression, okay, quadratic equation in x। ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो लैम्बडा क्या है, एक्चुअली अल्फा और बीटा का रेशियो है। तो हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है m की
फॉर विच लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो ऐसी m की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब देखो लैम्डा अगर अल्फा अपॉन बीटा है तो 1 अपॉन लैम्डा जो होगा वो बीटा अपॉन अल्फा होगा। तो ये कंडीशन अगर यहाँ पर हम लगा ले तो अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज 1, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अल्फा बीटा। एलसीएम लेकर अल्फा बीटा मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, हमारे पास देखो आ क्या सकता है, अल्फा प्लस बीटा हम ले ले, यानी कि सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस एम इंटू एम माइनस 4 डिवाइड बाई 3m स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि c अपॉन ए, दैट इज 2 डिवाइड बाई 3m स्क्वायर। गॉट इट। चलिए अब इसको परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाए तभी हम अल्फा बीटा का यूज कर पाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। इसको सामने ले जाओ तो सामने की साइड बन जाएगा 3 अल्फा बीटा, है ना। सामने क्या बन जाएगा 3 अल्फा बीटा, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए यहाँ पर स्क्वायर करके रख दो तो m स्क्वायर m माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे आएगा 9m पावर 4। ओके, सामने 3 अल्फा बीटा यानी कि 3 इंटू 2 अपॉन 3m स्क्वायर। ओके, अब देखो 3 और 3 कैंसल, m स्क्वायर और m स्क्वायर कैंसल, ऊपर नीचे से फिर m स्क्वायर और m स्क्वायर कैंसल, तो क्या बचा m माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 18। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो m माइनस 4 इक्वल टू आएगा प्लस और माइनस 3 अंडर रूट 2, यानी कि m का वैल्यू क्या आएगा 4 प्लस और माइनस 3 अंडर रूट 2। ऑलराइट, तो इसमें से लीस्ट वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव वाला आएगा, यानी कि m इक्वल टू होगा 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। ये होगा हमारा लीस्ट वैल्यू ऑफ m। हियर इज द आंसर 4 माइनस 3 रूट 2। आ रहा है समझ में सब कुछ? ओके, चलिए आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है हमारे पास क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन द लीस्ट वैल्यू फॉर विच अल्फा अपॉन बीटा टू द पावर n इज इक्वल टू 1। ओके, n की लीस्ट वैल्यू ढूंढनी है जिससे दोनों रूट का रेशियो का पावर अगर n हो तो उसका आंसर 1 बनना चाहिए। वेल पहले ये देखते हैं, अगर इक्वेशन है तो ऑब्वियसली रूट्स तो हमारे पास आ जाएंगे। तो अगर इसके बारे में आप ध्यान से देखो तो इसके रूट्स क्या आएंगे, माइनस बी, यानी कि यहाँ पर आएगा 2 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 8 आएगा डिवाइड बाई 2a। सो ये क्या बनेगा 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव 4i, यानी कि ये 2i आएगा, सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव 4 है, उसका मतलब ये बनेगा 2i अपॉन 2, 2 2 2 कैंसल, तो रूट्स इसके बनेंगे अल्फा और बीटा क्या बनेंगे 1 प्लस और माइनस i जैसे बनेंगे। वेल इसका जो रेशियो है उसको अगर हम पावर 1 ले ले, उसका पावर n ले ले तो 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i पावर n का आंसर आना चाहिए 1। उसके लिए n का लीस्ट वैल्यू निकालना है। तो सिंप्लीफिकेशन अगर इसका कर ले तो नीचे हमें कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस i का होल स्क्वायर और नीचे 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर पावर n इक्वल टू 1। ऊपर एक्सपांड करने पर 1 प्लस 2i प्लस i स्क्वायर अपॉन नीचे में आएगा 2 टू द पावर n इक्वल टू 1। 1 और i स्क्वायर कैंसिल होगा क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, फिर ऊपर नीचे 2 भी कैंसिल होगा तो बचेगा सिर्फ i पावर n इक्वल टू 1। तो इनमें से n की कौन सी वैल्यू है जो पावर में i के पावर में जाने पर हमें आंसर 1 देगी, तो ऑब्वियसली आयोटा का पावर 4 है वो 1 होता है, हमें पता है, यानी कि B विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, n इक्वल टू 4 इज द लीस्ट वैल्यू। ऑलराइट, चलिए समझ में आ रहा है यहाँ पर।
n इक्वल टू 4 अगर लीस्ट वैल्यू है इनमें से, तो हमारा अल्फा अपॉन बीटा टू द पावर n क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर हमें ढूंढना है। इसके सॉल्यूशन जो है उनका हमें सम निकालना है। देखो ठीक है, यहाँ पर है मॉड्यूलस ऑफ रूट एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 4 टाइम रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको अगर ऐसे ही रहने दे, इसको अगर ऐसे ही रहने दे और यहाँ पर इस टर्म को अगर यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ट्राई करें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखो कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका, रूट ऑफ एक्स माइनस 2 का। ऑलराइट, तो इसको इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, आई कैन ऑल्सो राइट मॉड्यूलस ऑफ रूट एक्स का माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म, फिर प्लस मॉड्यूलस में अंडर रूट एक्स माइनस 2, ठीक है, और माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया जा सकता है, हाँ या ना। तो हम इसके केस में क्या कर सकते हैं, इसको मान लो कि हम बोल दे y, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि y का वैल्यू आएगा इधर -2 और y का वैल्यू आएगा 1। वेल y जो है वो मॉड्यूलस में है ना अंडर रूट ऑफ x माइनस 2, तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वाला चीज तो नॉट पॉसिबल हुआ। सो y का वैल्यू 1 पॉसिबल है, y का वैल्यू 1 यानी कि मॉड्यूलस ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1 पॉसिबल है। सो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू प्लस और माइनस 1 होगा, ठीक है, यानी कि रूट एक्स का वैल्यू क्या आएगा, आइदर 3 आएगा और 1 आएगा, हाँ या ना, ठीक है। रूट एक्स का वैल्यू क्या आएगा, इधर 3 आएगा और 1 आएगा, 2 के साथ प्लस और माइनस 1 करने पर। तो x का वैल्यू जो है वो क्या आएगा, 9 आएगा या तो 1 आएगा, और इनका अगर आप सम कर लो क्योंकि यही हमारे सॉल्यूशन हुए, तो इनका सम कितना आएगा, 10 आएगा, ऑप्शन ए। हो रहा है क्लियर? ओके, सो इस काइंड ऑफ इक्वेशन को आप थोड़ा दिमाग में बिठा लीजिए कि हाँ भाई ऐसा अगर आए तो कुछ इस तरह से आगे मॉड्यूलस का स्क्वायर या फिर परफेक्ट स्क्वायर इस तरह से आगे बढ़कर किया जा सकता है। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाइक दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, इफ m इज चूजन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन such that sum of its root is the greatest। m को इस तरह से सिलेक्ट किया जाता है कि उनका रूट्स का जो सम है वो कैसा है, ग्रेटेस्ट है, then absolute difference of the cube of its roots। देखो, अगर अल्फा प्लस बीटा जो है वो मैक्सिमम है, ऐसा m का वैल्यू ले लिए, तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब जो है, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस यानी कि मॉड्यूलस निकालना है। ओके, चलो अब यहां पर देखो, अगर अल्फा प्लस बीटा इसके रूट्स है तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, नेगेटिव बी अपॉन ए, होगा ऐसा। ओके, अब इसको मैक्सिमम बनाने के लिए तो अल्फा प्लस बीटा टू बी मैक्सिमम, देखो क्या होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर कम से कम होना चाहिए। डिनोमिनेटर कम से कम करने के लिए क्या होना चाहिए, m स्क्वायर जो है, ओके, वो लीस्ट होना चाहिए, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, तो m स्क्वायर एक ही हमारा मतलब एक वेरिएबल वैल्यू बोल सकते हैं। तो m स्क्वायर जो है उसको लिस्ट बनाना, तो देखो m स्क्वायर लिस्ट कब होता है, 0 के ऊपर, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर है इसलिए। तो m स्क्वायर क्या होगा, 0, यानी कि मैक्सिमम कब होगा, जब
m का वैल्यू होगा 0। गॉट इट? तो अल्फा प्लस बीटा का मैक्स वैल्यू हुआ 3। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आएगा? देखो एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये तो होगा सिंपली एम स्क्वायर प्लस 1। अब उसमें m का वैल्यू 0 डाल दो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका जो डिफरेंस है उसका क्यूब का जो डिफरेंस है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। चलिए अब देखो यहाँ पर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फैक्टराइजेशन ऐसा कर सकते हैं ना, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर कर सकते हैं ऐसा, जहां से अल्फा माइनस बीटा तो 1 आ गया पहला ही। चलिए अब इसको 1 नहीं लिखते, ठीक है, एज इट इज, नहीं सॉरी मैंने गलती की। अल्फा माइनस बीटा जो है ओके वो हमें अलग से फाइंड आउट करना। एक काम करते हैं, इसको पीछे कर देते हैं हम, ताकि जगह की भी कमी ना रहे। चलिए तो एक हमारे पास अल्फा माइनस बीटा है, दूसरा है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। वेल अल्फा माइनस बीटा को हम स्क्वायर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं। ओके, क्या नहीं बोल सकते? कर सकते हैं ऐसा, ऑल राइट। एंड यहां पर क्या बोल सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस अल्फा बीटा ऐसा बोल सकते हैं। ओके चलो अब इसमें वैल्यूज हमें पता है वो सब्स्टिट्यूट कर दे। अल्फा प्लस बीटा होगा 3, यानी कि स्क्वायर होगा 9 माइनस यहाँ पर 4, यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो ये क्या आएगा 8, और ये क्या आएगा अंडर रूट में 5। सो 8 अंडर रूट 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज हियर। 8 अंडर रूट 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? ओके तो बस m मतलब ये अल्फा प्लस बीटा सम मैक्स कब होगा ये हमें पता लगाना है। उसके बाद सारी चीजें अपने आप देखो यहाँ पर हो जा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है दूसरे में। ओके सो इस तरह से एक्सप्रेशन कोई भी है तो कैसे उसको मिनिमम या मैक्सिमम बनाया जाए उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर थीटा इज बिटवीन 0 to π/2, यानी कि साइन थीटा ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। तो अल्फा पावर 12 प्लस बीटा पावर 12 डिवाइड बाय अल्फा पावर नेगेटिव 12 प्लस बीटा पावर नेगेटिव 12 इनटू अल्फा माइनस बीटा का टोटल पावर 24, उसका इक्वल वैल्यू क्या है वो पता लगाना है। तो रूट्स के ऊपर ऐसे क्वेश्चन हमने काफी देखे हैं प्रीवियसली भी, और ये वंस अगेन 2019 जेई का जो पेपर था वहां से क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। ओके अब देखो यहाँ पर अगर ये रूट्स है अल्फा और बीटा इसके, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको ना सिंप्लीफाई करेंगे। देखो न्यूमरेटर अल्फा पावर 12 प्लस बीटा पावर 12 एज इट इज, ये अल्फा पावर नेगेटिव 12 है तो 1 अपॉन अल्फा पावर 12 और 1 अपॉन बीटा पावर 12 बोल सकते हैं। और इसको एलसीएम लेकर लिखो तो क्या होगा, अल्फा पावर 12 प्लस बीटा पावर 12 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का टोटल पावर 12 बोल सकते हैं। तो फिर क्या होगा, ये टर्म और ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये चला जाएगा न्यूमरेटर में। अल्फा माइनस बीटा का पावर 24 बच जाएगा अभी भी। चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा पावर 12 डिवाइड बाई, चलिए क्या होगा यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का पावर 24 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का पावर 12। ओके एक बार अल्फा इंटू बीटा देख लो, यहाँ पर क्या होगा 2 साइन थीटा होगा, नेगेटिव 2 साइन थीटा होगा। ओके तो अगर पावर 12 कर ले तो ये क्या आ जाएगा 2 पावर 12 साइन पावर 12। ओके और दूसरा चाहिए होगा एक अल्फा प्लस बीटा, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस साइन थीटा,
क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। चलिए अब यहाँ पर जो टर्म आया था वो क्या आया था, अल्फा इंटू बीटा पावर 12, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर का पावर 12 एक्सपांड करके। चलिए ऊपर का वैल्यू आएगा 2 पावर 12 साइन पावर 12 थीटा, ठीक है ना, -1 का पावर इवन है तो वो 1 हो जाएगा ना। ओके, उसके बाद नीचे जो टर्म है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा टोटल पावर 12, ऐसे लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन यहां पर अगर कर ले तो 2 पावर 12 साइन पावर 12, ये वाला वैल्यू क्या आया था, नेगेटिव साइन आया था ना, हाँ नेगेटिव साइन, तो इसका नेगेटिव साइन का स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली ये तो साइन स्क्वायर ही आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 4 इंटू -2 साइन थीटा। तो अल्टीमेटली यहां से साइन थीटा कॉमन निकल कर उसका पावर 12 बनेगा बाहर, देखो 2 पावर 12 साइन पावर 12, यहां से और यहां से साइन थीटा कॉमन निकालो तो साइन का पावर 12 बन के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन थीटा प्लस 8 पावर 12, एक बार मतलब साइन पावर 12 कैंसल, बचा क्या 2 पावर 12 डिवाइड बाई 8 प्लस साइन थीटा का पावर 12। All right, so that kind of question that kind of option should be your answer, and I guess okay, yes, B is the option, 2 power 12 divided by sin theta plus 8 का whole power 12, that's your answer here. Okay, so इस तरह से शुरुआत का जो सिंप्लीफिकेशन होता है। ऑल राइट, ऐसे क्वेश्चन के आपको आदत डालनी है, ये क्वेश्चन आपके ऐसे तो आने वाले है ही कंफर्म, क्योंकि काफी सारे जेई के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस देखे जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑलराइट, सो दिस इज प्रोग्रेशन एंड सीरीज क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, एपी के पहले एन टर्म्स का जो सम है वो कुछ इस तरह से है, ए इज सम काइंड ऑफ कांस्टेंट। ओके, डी अगर इसका कॉमन डिफरेंस है तो हमें ऑर्डर पेयर निकलने डी कोमा ए 50, यानी कि डी और 50th टर्म उनका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा वो पहला पता लगाना है। तो सबसे पहले क्या देखो ये हमारा सम है 50n प्लस n इंटू n माइनस 7 बाई 2 इंटू ए, ये वाला हमारा क्या है Sn है। तो हम इतना तो जानते हैं ना, Sn के ऊपर से अगर nth टर्म निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, nth टर्म उसको लिखते हैं Sn माइनस 1, लिखते हैं ना ऐसे। ओके चलो, तो इसके ऊपर से करो तो 50n प्लस ये मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, e बाई 2 एज इट इज, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो n स्क्वायर माइनस 7n, ऑल राइट, माइनस, चलो Sn माइनस 1 यहाँ पर अप्लाई करो तो 50 इंटू n माइनस 1 माइनस a बाई 2, यहाँ पर n की जगह n माइनस 1 आएगा और n माइनस 7 की जगह पर क्या आ जाएगा, n माइनस 8 आ जाएगा। चलो ये 50 वाला को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 50n और ये बनेगा प्लस 50, तो प्लस और माइनस 50n कैंसिल हो जाएगा, एक 50 एज इट इज बचेगा इसमें से, और यहां से a बाई 2 अगर कॉमन ले ले तो n स्क्वायर माइनस 7n, इसका प्रोडक्ट करते जाओ तो माइनस n स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 8 माइनस 1 मतलब कि 9n और माइनस 8, ठीक है, ये आएगा सम, मतलब प्रोडक्ट इसका n स्क्वायर और n स्क्वायर कैंसल, 9 और 7 का डिफरेंस 2n माइनस 8, 2 कॉमन निकल के नीचे के 2 के साथ कैंसिल हो जाए तो यहां पर आएगा कुछ इस तरह से 50 प्लस a इंटू n माइनस 4। ओके, तो nth टर्म हमारा क्या आया, ओके, nth टर्म क्या आया हमारा 50 प्लस a इंटू n माइनस 4। अब आप चाहो तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, या फिर आपको अगर याद हो तो nth टर्म में अगर p प्लस क्यू एन है तो q क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस होता है,
यानी कि n का जो कोफिशिएंट है इस टर्म में वो क्या होता है, हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करो तो n के कोफिशिएंट में क्या आएगा, a आएगा ना। सो व्हाट यू कैन से, a इज कॉमन डिफरेंस, a इज योर कॉमन डिफरेंस, गॉट इट। ओके, तो d का वैल्यू आ गया a। अब क्या निकालना है, a 50। चलो तो a n है तो n का वैल्यू अगर 50 लगा लो तो यहाँ पर आएगा 50 प्लस a इंटू 50 माइनस 4 यानी कि 50 प्लस 46a, ये आ गया अपना a 50। तो d कॉमा a 50, अब आप समझ सकते हैं क्या आएगा, a कॉमा 50 प्लस 46a, दैट शुड बी द आंसर हियर। a कॉमा 50 प्लस 46a, b इज द राइट आंसर हियर। ऑलराइट, सो देखने में थोड़े अजीब होते लेकिन आप ध्यान से समझो तो कैलकुलेशन जो है वो इतनी हार्ड नहीं होती मेंस के लेवल पर। हाँ, एडवांस के लेवल पर उसके क्वेश्चन की बात अलग है, उसका लेवल भी अलग होता है, लेकिन मेंस में आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सम करना है इनका जो है क्या, 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू ऐसे 15th टर्म माइनस 1/2 सम ऑफ 15 नेचुरल नंबर करना है। तो देखो ये पहला जो यहां से लेकर यहां तक का जो सम है उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि सम ऑफ n इक्वल टू 1 से 15 ऑफ सम ऑफ क्या आएगा यहां पर आएगा उसमें ऊपर आएगा n क्यूब, नीचे आएगा n। ठीक है, इस तरह से बनेगा नहीं। एक मिनट, आई गेस थोड़ा सा मैंने यहां पर मिस्टेक कर लिया है। चलो पहले इसका एक काम करते हैं, nth टर्म निकाल देते हैं। चलिए nth टर्म क्या निकलेगा, nth टर्म एक्चुअली क्या होगा, सम ऑफ n क्यूब डिवाइड बाई सम ऑफ n होगा। वो तो समझ में आ रहा है। ओके, ये तो इजी है तो उसको तो बाद में कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सम ऑफ n क्यूब अपॉन सम ऑफ n जैसा टर्म बन रहा है। ठीक है, चलिए तो ये क्या आएगा, n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। एक एक बार सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं तो इसका आंसर आएगा n इंटू एन प्लस 1/2। ये आपका nth टर्म आया। अब हमें ये 1 से लेकर 15 तक क्या करने पड़ेगा, इनका सम करना पड़ेगा। जहां पर क्या लिखेंगे हम, n इंटू एन प्लस 1/2। तो पहले इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ गया वो देख लेते हैं यहाँ पर। चलो तो सम ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर 15 n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 2। 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, सम के बाहर आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे 1/2। यहाँ पर आएगा सम ऑफ n स्क्वायर और यहाँ पर आएगा सम ऑफ n। ऑलराइट, ये 1/2। चलो n प्लस 1 2n प्लस 1/6 और यहाँ पर n प्लस 1/2। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर आएगा 12 और यहाँ पर आएगा 4। ओके, इसमें भी 15 तक सम है। यहाँ पर इसका भी अगर आप सिंप्लीफिकेशन करो तो वो क्या है 1/2 सम ऑफ n है 15 तक, यानी कि ये भी आएगा 1/2 n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो बाय डायरेक्ट पीछे सब्ट्रैक्शन कर दे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस n इंटू एन प्लस 1/2/4। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। सम कब तक करना है, 15 तक करना है, 1 से लेकर। तो n का वैल्यू 15 लगा लो तो 15 इंटू 16 इंटू 31 डिवाइड बाई 12। ओके, चलो 4 3 12 5 3 15 4 4 16 यानी कि 20 इंटू 31 आएगा। ये तो यहाँ पर कैंसिल ऑलरेडी हो चुका था। तो 20 इंटू 31 यानी कि 620 इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन डी। ठीक है, पहले क्या किया, शुरुआत का जो टर्म था उस टर्म का सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाला, फिर ऐसे टर्म्स का क्या किया 15 नंबर तक 1 से लेकर 15 टर्म्स तक सम किया। ओके, अभी जनरल टर्म में ही रखा था हमने, वैल्यूज नहीं रखे थे। तो 15 इंटू 15 कितना आएगा 120
ताकि कैलकुलेशन लास्ट में हम कर सके। और पीछे बेनिफिट ये था कि ये भी 1 से लेकर 15 तक का ही सम था, तो कैंसलेशन का चांसेस था वहां पर। ओके, इसका भी जनरल सम हमने करके रख दिया nth टर्म तक। ओके, दोनों में 15 तक सम है, तो ये लास्ट में दोनों कैंसिल हो रहे थे, तो कैंसिल करने के बाद n का वैल्यू 15 हमने सब्सटीट्यूशन कर लिया। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि A1 A2 A3 AP में है और A6 का वैल्यू जो है वो 2 है। हमें कॉमन डिफरेंस जो है ऐसा निकालना है कि जो इस प्रोडक्ट को क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। इस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज कर सके ऐसा हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखो, मैक्सिमाइज करे यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है ना वहां पर, तो यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगाना है। देखो आप 6th टर्म अगर 2 है और मान ले कि फर्स्ट टर्म जो है वो कोई a होगा, मान लो वो a होगा, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a + 5d = 2 लिखेंगे, हाँ या ना? इसका मतलब a का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका मतलब a का वैल्यू आ जाएगा 2 - 5d। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट करो आप। ओके, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, देखो A1 × A4 × A5। अब A1 को क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, A4 को क्या लिख सकते हैं, A + 3d, और A5 को क्या लिख सकते हैं, A + 5d। A का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है वो d के टर्म्स में आ जाएगा। तो A का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर देखो 2 - 5d, यहां पर 2 - 5d और +3d करेंगे तो 2 - 2d आ जाएगा ना। ओके, 2 - 2d आ जाएगा। और यहां पर 2 - 5d सब्सटीट्यूट करें, एक मिनट, आई थिंक यहां पर ये वाला 4d आएगा, तो 2 - 5d सब्सटीट्यूट करें तो यहां पर आएगा 2 - d। वेल यहां से तो 2 बाहर आ जाएंगे, सब में से माइनस भी ले लो, तो -2, यहां पर आएगा 5d - 2, यहां पर d - 1 और यहां पर d - 2। तो एक्चुअली ये क्या बन रहा है, फंक्शन ऑफ d बन रहा है, एक प्रोडक्ट जो है वो। ठीक है, चलो इसको पहले सॉल्व कर लो। ऑलराइट, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 5d - 2 को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर आएगा d² - 3d + 2, और बाद में इसको सॉल्व करने पर 5d³ माइनस कितना आएगा, 15d², फिर आएगा +10d - 2d², फिर आएगा +6d और -4। तो फाइनली यहां पर लिख देते हैं फंक्शन ऑफ d क्या आ रहा है, -2 × 5d³। ओके, -15 - 2 यानी कि -17d², 10 6 16d, और लास्ट में आ रहा है -4। ये आपका आया फंक्शन ऑफ डी। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल वैल्यूज निकालना पड़ेगा। तो f' करते हैं, f' = 0 ले लेते हैं। चलिए, तो -2 का कोई फर्क नहीं पड़ता, f' = 0 ले ले अगर, तो यहां पर आएगा 15d² - 34d + 16 = 0। तो 15 × 36 15 × 16 तो 5 3 2 2 2 and 2, तो एक बन सकता है 3 2 6 और 8 5 40। 6 और 40 का डिफरेंस 34 आएगा। अगर सब्सटीट्यूट कर ले तो 15d² - 40d + 6 + 16। ओके, इसमें तो फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा। ओके, मतलब ये हमारा गलत पैर है। तो एक और पैर बना सकते हैं, 5 के साथ अगर 2 ले ले, 5 2 10, और ये कितना बन रहा है, 8 3 24। 24 और 10 सम 34 कर सकते हैं, यानी कि ये पैर बनेगा। चलिए, तो 15d², 10d, 24d + 16 = 0, यानी कि क्या आएगा यहाँ पर 5d - 4। ओके, नहीं, 5d माइनस यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 8, और दूसरा आएगा 3d - 5, नहीं 3d माइनस आएगा 2।
है ना, 5d माइनस 8 और 3d माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि आपके क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए, d का वैल्यू आ गया इधर 8/5 और d का वैल्यू आ गया 2/3। ओके, डी का वैल्यू 8/5 और आ रहा है 2/3, ये तो गलत ही हो रही है। ऑल राइट, इनमें से कौन मैक्सिमम देगा वो पता लगाना है। चलिए हम लोग एफ डैश डी जो है वो हमें क्या मिला, देखो -2 इंटू 5d माइनस 8 एंड 3d माइनस 2। तो अब यहां पर होगा क्या, देखो अगर इसमें आप ग्राफ बनाओ, ठीक है, यहां पर आएगा 2/3 और यहां पर आएगा 8/5, आगे माइनस है। देखो अगर ये माइनस नहीं होता तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस लिखते, लेकिन आगे एक माइनस है तो यहाँ पर आएगा माइनस प्लस और माइनस। ओके, मतलब यहाँ पर आपका जो स्लोप ऑफ टेंडेंस होगा वो नेगेटिव होगा, फिर यहाँ से वो पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ से वो नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा आपका मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू आपका कहाँ बन रहा है, 8/5 में बन रहा है। सो B will be the right answer and D will be the incorrect answer। समझ में आ रहा है? ओके, सबसे पहले क्या किया, A को हमने D के टर्म्स में निकाला गिवन 6th टर्म के ऊपर से, फिर इस प्रोडक्ट को D के टर्म में निकाला, वहां से हमें D की वैल्यूज मिली मैक्सिमाइज करने के लिए, और लास्ट में हमने क्या किया, D के वैल्यूज के ऊपर से फंक्शन को मैक्सिमाइज किया है। ओके, चलिए समझ में आ गया यहां से। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, कि अल्फा एंड बीटा जो है वो रूट्स है इक्वेशन 375x² माइनस 25x माइनस 2 इक्वल टू 0 के, और हमें ये जो है सम एक यहाँ पर कुछ दिया गया है, सम ऑफ अल्फा पावर r, जहां पर r जो है 1 से लेकर इंफिनिटी तक होगा, सेम वे बीटा में भी r का वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक होगा, वो सम निकालना है। तो सबसे पहले अल्फा और बीटा के बारे में अगर देखें तो देखो अल्फा और बीटा जो है वो एक्चुअली क्या बनेंगे, कुछ इस तरह से बनेंगे ना, कि -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो रूट आएंगे, ये दोनों के दोनों रूट कैसे आएंगे, -1 से +1 के बीच में आएंगे, क्योंकि ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ज्यादा हो रहा होगा। ओके, तो मॉड्यूलस अल्फा और मॉड्यूलस बीटा दोनों लेस देन 1 आएंगे, मतलब वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहे होंगे। इस केस में अल्फा जो है वो हमारा क्या होगा, एक टाइप का कॉमन रेशियो। अगर आप इसको ध्यान से लिखो, इसको अगर आप लिखो तो आपको क्या मिलेगा, देखो 1, मतलब पहला r का वैल्यू 1 लगा दो तो यहाँ पर आएगा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अप टू अल्फा पावर इंफिनिटी, मतलब ये इनफाइनाइट जीपी होगा। यहाँ पर आएगा बीटा का स्क्वायर बीटा का क्यूब अप टू इंफिनिटी तक चलेगा। तो अल्फा और बीटा अगर दोनों मॉड्यूलस में लेस देन 1 है, यानी कि ये अगर आप देखो तो ये भी एक इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, ये भी इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, दोनों में रेशियो जो है वो -1 से 1 में लाई कर रहा है, क्योंकि इसका रेशियो अल्फा है, इसका रेशियो बीटा है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या लिखते हैं, a/1 - r लिखते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, अल्फा/1 - अल्फा, यहां पर बनेगा बीटा/1 - बीटा। सम आ गया सॉल्व करके। ओके, बस इसको आप सॉल्व करना है। तो देखो आगे बढ़ाओ, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट करके सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 - अल्फा इंटू 1 - बीटा का प्रोडक्ट कर लो तो आपके पास आएगा 1 - अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो डायरेक्ट मिल सकता है। देखो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 25/375। तो 25/375 अगर आप कर लो तो कितना आएगा, एक बार 25 यहां पर आएगा 1, फिर आएगा 125 यानी कि 5। तो 25 × 15 तो 375 आएगा, तो सम आएगा 15।
ओके, और प्रोडक्ट कितना आएगा 2 अपॉन -2/375 आएगा। ओके, चलिए तो बस इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें। तो अल्फा प्लस बीटा 25/375 माइनस अल्फा माइनस क्या है 2 अल्फा बीटा, यानी कि -2 इंटू -2/375 अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ओके, तो एक काम करते हैं 375 का एलसीएम लेकर कैंसिल कर देते हैं उसको। तो यहां पर आएगा 25 प्लस 4 और नीचे आएगा 375 माइनस 25 माइनस 2, तो 29 और यहाँ पर 375 में से 25 जाए तो 350 माइनस 2 हो तो 348। तो क्या 29/348 हमारा आंसर आ रहा है? एक मिनट, 348 क्या ऐसा आंसर आ रहा है? ओके, ऐसा आंसर नहीं है, मतलब हमें इसका देखना पड़ेगा कि ये 29 और 348 के बीच में क्या कॉमन फैक्टर निकल सकता है। 29 वैसे देखा जाए तो ये तो प्राइम नंबर है, तो 29 को डायरेक्ट ही डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। चलिए 348 29 129, यहां पर कितना आएगा 5 2। ओके, मतलब ये यहां पर 12 आ रहा है। ओके, सो 1/12 शुड बी द राइट आंसर हियर। हो रहा है क्लियर? नेचर ऑफ रूट क्या है कि दोनों का मॉड्यूलस जो है वो लेस देन 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली एक इनफाइनाइट जीपी अगर होगा तो उसका सम तो इस तरह से किया जा सकता है। इनफाइनाइट जीपी में बस फिर हमने सम करके उसको सॉल्व किया है और आगे वहां से गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या बोल रहे हैं कि A1 A2 एंड A3 जो है वो AP में है, सच दैट A1 A7 और A16 का सम 40 हो रहा है। तो हमें पहले 15 टर्म्स का सम निकालना है। सबसे पहले यहां पर देखो, मान लो कि आपका पहला टर्म जो है वो A है, पहला टर्म A है और कॉमन डिफरेंस अगर आपका D है, तो आप क्या लिख सकते हैं इस सम को? देखो, पहला टर्म A1 का A, सेवंथ टर्म क्या लिखेंगे A प्लस 6D लिखेंगे और 16th टर्म लिखेंगे A प्लस 15D इक्वल टू 40, यानी कि ये कितना आया 3A प्लस 15 और 6 21D इक्वल टू 40 आ गया। आ रहा है समझ में? ओके, अब यहां से देखो तो कुछ कैंसलेशन जो है वो हो नहीं रहा है, लेकिन कॉमन अगर निकाल दो 3 तो यहां पर आएगा A प्लस 7D इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 3। ओके, एक ये रिजल्ट हमें मिल रहा है। अब देखो, हमें पहले 15 टर्म्स का सम निकालना है, यानी A1 प्लस A2 प्लस अप टू A14 और A15। तो जीपी में AP में सम का फॉर्मूला हम ऐसा भी लिखते हैं ना कि n/2 यानी कि 15 डिवाइड बाई 2, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसा होता है या ना? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15/2 A प्लस 14D। 15th टर्म को A प्लस 14D लिखेंगे। ये 2A प्लस 14D दोनों में से 2 कॉमन निकाल दे, नीचे कैंसिल कर दे, तो यहां पर क्या बचेगा A प्लस 7D बचेगा, जो एग्जैक्टली यहां पर है। तो उसको हम लिखेंगे 40 डिवाइड बाई 3, यानी कि ये आंसर कितना आएगा 200 आएगा। दैट्स द सी ऑप्शन हियर, 200। ओके, सो दैट सम हियर इज क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। समझ में आ रहा है सब कुछ? ओके, सो वेल गाइज, आज का लेक्चर जो है उसको यहाँ पर खत्म करते हैं। कल हम फिर से मिलेंगे जहाँ पर इसके आगे बाइनोमियल थ्योरम जो है उसके ऊपर के क्वेश्चन भी हम इंक्लूड करेंगे, ताकि उसमें भी अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसके ऊपर अगर हमारा ध्यान नहीं दिया गया है तो वो भी हमें पता लग जाए। ओके, सो सी यू देन, गुड बाय एंड जय भारत।